दोस्तों नमस्कार। आज आप जानते हैं कि लगभग डेढ़ हफ्ते पहले पूंछ में जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में एक बहुत ही संगीन आतंकवादी घटना हुई और इस घटना में भारत के कई सैनिक शहीद हुए। दोस्तों, जब हम पाकिस्तान को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि वो भारत के खिलाफ टेररिज्म को प्रयोग कैसे करता है, तो हम एक बड़ी पेक्यूलियर ट्रेंड को ऑब्जर्व करते हैं। 1980s के दशक में पाकिस्तान की जो आईएसआई थी, जो उनकी खुफिया संस्था थी, वो सोवियत के खिलाफ जिहाद करते हुए उसने बहुत सारे तंजीम बनाए। उन तंजीमों को उसने नर्चर भी करा। लेकिन जब वो सोवियत के खिलाफ लड़ाई में सक्सेसफुल हो गए तो 1989 में जब सोवियत पूरा वापस चला गया, उसके वापस जाने के बाद पाकिस्तान ने इन सारे तंजीमों को, जिनको हम आतंकवादी संगठन कहते हैं, इनको भारत की ओर दर्शाया और ख़ास करके इनको कश्मीर भेजा। कश्मीर इस कारण से भेजा क्योंकि कश्मीर को पाकिस्तान हमेशा से एक इनकम्प्लीट बिजनेस मानता आया है। पाकिस्तान का मानना हमेशा से ये रहा है कि कश्मीर घाटी मुझे इस कारण से नहीं मिली जिसको मैं लीगली डिज़र्व करता था, क्योंकि उस टेरिटरी में मुसलमान जनता रहती थी। दोस्तों, सरप्राइजिंग बात यह भी है कि पाकिस्तान को कोई कश्मीर के मुसलमानों से लगाव नहीं है। उसको कश्मीर का केवल और केवल पानी चाहिए था और उसको चाइना से एक्सेस चाहिए था, जो कि उसको दोनों चीज़ें मिल गई। अब अगर हम 1990s के डेकेड की बात करते हैं तो दोस्तों 1990s के डेकेड में पाकिस्तान ने विभिन्न प्रकार के टेररिस्ट ग्रुप्स बनाए। इस प्रकार के टेररिस्ट ग्रुप्स में हमने दो वेरिएंट्स ब्रॉडली देखे। पहला वेरिएंट था कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर संगठन बनाए और अपने आदमियों को उसने भारत भेजा, और जब उसके आदमी भारत आए तो उन आदमियों ने आकर उन संगठनों के बिहाफ पर कश्मीर में आतंकवाद फैलाया। दोस्तों, इस दौरान जो सबसे प्रिंसिपल संस्था थी वो थी लश्कर तैयबा हाफिज़ सईद के लीडरशिप में, और लश्कर तैयबा का ओरिजिन 1985 में मरकाज़ुद्दावा वल इरशाद के थ्रू ट्रेस किया जाता है, जिसने सोवियत जिहाद अफ़गानिस्तान में लड़ा था और उसके बाद उस एजेंसी को ट्रांसफ़र करके उसी का एक आर्म्ड विंग बनाकर 1989 में मरकाज़ुद्दावा वल इरशाद का आर्म्ड विंग बना लश्कर तैयबा, जो कि कश्मीर घाटी में आया। दूसरा दोस्तों, हमने एक संगठन 2001 में लगभग देखा, 2001, 2002, 2001 के पीरियड में, जिसका नाम आया जैश ए मोहम्मद, और जैश ए मोहम्मद बनाया मौलाना मसूद अज़हर के लीडरशिप में। पर दोस्तों, ये दो ऐसे संगठन थे, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, जो प्योरली पाकिस्तान के क्रिएटेड थे। इन संगठनों को पाकिस्तान ने खुद क्रिएट करके भारत के खिलाफ भेजा, कश्मीर में भेजा और कश्मीर घाटी में आतंकवादी संगठनों के थ्रू आतंकवादी हरकतें करवाईं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में दोस्तों 1989 के दौरान जब उसने लश्कर तैयबा क्रिएट किया, तो उस समय पाकिस्तान ने एक बड़ी यूनिक अप्रोच ये भी अपनाई कि उसने एक संगठन क्रिएट किया दोस्तों, जिसका नाम था हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल मुजाहिदीन में एक बड़ा यूनिक सा मॉडल क्रिएट किया, जिसमें पाकिस्तान ने सबसे पहले अपने खुद के पाकिस्तानी लोगों को तो रखा ही रखा, लेकिन उन लोगों को भारत भेजा डायरेक्टली आतंकवादी हरकतें करने के लिए नहीं, जो लश्कर तैयबा कर रही थी और बाद में जैश ए मोहम्मद कर रही थी। उसने हिजबुल मुजाहिदीन को क्रिएट कर कर भारत में भेजा और कश्मीर में कश्मीरी आवाम को उकसाने की कोशिश करी। हिजबुल मुजाहिदीन का मेन मोटिव दोस्तों ये था कि वो कश्मीरी आवाम के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, जनता को उकसा के उसको हिजबुल के साथ जोड़े, और उसको हिजबुल के साथ जोड़ने के बाद हिजबुल के थ्रू कश्मीर घाटी में टेररिज्म करवाए। तो दोस्तों, हम दो वेरिएंट्स अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो देख रहे हैं। एक है लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद का वेरिएंट, जो कि कश्मीर में डायरेक्टली टेररिज्म कर रहा था, और एक हिजबुल मुजाहिदीन जो आईएसआई ने एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बना रखी थी। हम फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेंस में नहीं कहेंगे, बट उस सेंस में कि वो डायरेक्टली खुद आगे कश्मीर में टेररिज्म नहीं कर रही थी, बल्कि वो टेररिज्म करवा रही थी कश्मीरियों को उकसा के। अब दोस्तों 1990s का जो डेकेड था, जब हम लोगों ने लश्कर से लड़ाई करनी चालू करी, जो कि पहला संगठन था, हमें बड़ी डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि लश्कर के आतंकवादी उस तरफ ट्रेन होते थे, उस तरफ से आते थे, तो वो घुसपैठियों को हम पकड़ने की कोशिश करते थे, कई बार उनको मुठभेड़ में मारा जाता था। लेकिन जब हमने, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरएनएडब्ल्यू ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई हिजबुल मुजाहिदीन तो एक ऐसा ग्रुप है जो कि वहाँ से आ रहा है और यहाँ पर रेडिकलाइज कर रहा है लोगों को, और उनके साथ उन लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो हमने हिजबुल को टैकल करना सबसे पहले अनिवार्य समझा।
दोस्तों 1990s के डेकेड में RNAW इंडिया की और साथ में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलके कंबाइंड ऑपरेशंस करके हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप को तोड़ना शुरू करा। हम लोगों ने दो टाइप के ऑपरेशन अपनाए। पहला ऑपरेशन हमने ये अपनाया कि भाई हिजबुल मुजाहिदीन जो वहाँ से आ रहे हैं लोग, क्योंकि उनकी कोई खास आइडियोलॉजी तो थी नहीं, उनका मेन मकसद केवल ये था कि कश्मीर घाटी को तोड़कर कश्मीर को भारत से अलग करके पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए। तो हमें ये चीज़ समझ आई कि भाई हिजबुल मुजाहिदीन में जो वहाँ से लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ के लोगों को उकसाने के लिए, वो केवल और केवल मर्सनरीज हैं विदाउट एनी आइडियोलॉजी। और अगर वो मर्सनरीज हैं विदाउट एनी आइडियोलॉजी तो दोस्तों हमने एक अप्रोच अपनाई उस समय, और ख़ास करके RNAW जो रॉ है उसका ये एक ब्रेन चाइल्ड ऑपरेशन था, जिसके तहत उसने ये सोचा कि भाई अगर ये मर्सिनरीज पैसा लेके आ रहे हैं वहाँ से तो इनको डबल पैसा देके हम इनको डबल एजेंट बना लेते। बहुत बड़े हद तक हम लोग इस काम में सक्सेसफुल रहे। लेकिन दोस्तों जो सेकंड चीज़ थी ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हमने हिजबुल मुजाहिदीन को तोड़ने के लिए जो सेकंड स्ट्रैटेजी अपनाई, उसमें हमने हिजबुल मुजाहिदीन के वो लोगों को पकड़ा जो इंडियन कश्मीरी लोग थे। हमने जब देखा कि यार ये लोग रेडिकलाइज हो गए हैं, और हमने जब ये देखा कि ये लोग रेडिकलाइज होकर इंडिया में टेररिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने उनको पकड़ के न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी। अब न्यूट्रलाइज का मतलब ये नहीं है कि हमने उनको मारा, हमने उनको धमकाया। हमने कहा देखो तुम्हें चाहिए क्या। अब उनको भी नहीं मालूम था कि चाहिए क्या, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए वो लड़ रहे थे वो तो उनको सर्टनली कोई क्लैरिटी नहीं थी। हमने उनको कहा कि यार देखो पॉलिटिकल पावर टेस्ट करो। अगर पॉलिटिकल पावर आप टेस्ट करोगे ना, आप आज की डेट में ये लड़ाई छोड़ दोगे। और अगर आप ये पॉलिटिकल पावर टेस्ट करके लड़ाई छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं आप इंडिया के साथ भी जुड़ जाओगे और हिजबुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दोस्तों हमने 1994 से ये अप्रोच अपनानी शुरू करी, और आप मानोगे नहीं 1999 तक हमने एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी कि हिजबुल बहुत अच्छे से कश्मीर घाटी में न्यूट्रलाइज हो गया। या तो हमने हिजबुल के लोगों को डबल एजेंट्स बना दिया, और या फिर हमने दूसरे ऑल्टरनेटिव केस में उनको पॉलिटिकल पावर को टेस्ट करवा के थोड़ा टाइम के लिए अब्जॉर्ब कर लिया। इससे कम से कम हिजबुल के सारे एलिमेंट्स और हिजबुल की स्ट्रैटेजी न्यूट्रलाइज हो गई, पर लश्कर अभी भी एक्टिव था। और 2001 में जैश ए मोहम्मद बन गया। अब कश्मीर के ऊपर ट्विन प्रेशर चल रहा था लश्कर एंड जैश ए मोहम्मद का। 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अमेरिका के अटैक हुए, उसके बाद जब अमेरिका ने खुद पहली बार टेररिज्म को झेला, उसको झेलने के बाद इंडिया ने US को ये बोला और अमेरिका को ये बोला कि भैया अब तुम समझ रहे हो कि हम पिछले 10 साल से तुम्हें क्या कोशिश कर रहे थे बोलने की, कि टेररिज्म कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इस चीज़ को अमेरिका को समझ आई। उसने बहुत दबाव डाला दोस्तों लश्कर पे और जैश ए मोहम्मद पे कि भाई आपको अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ेंगे। उसने पाकिस्तान की ISI पे भी दबाव डाला कि आपको भी लश्कर को और जैश ए मोहम्मद को डिसमेंटल करना पड़ेगा, कश्मीर में आप टेररिज्म नहीं कर सकते। दोस्तों 2001 से लेके 2005-06 तक लश्कर को दो कामों के लिए लगाया गया। ISI ने सबसे पहला काम उसको जो लगाया वो ये था कि आप कश्मीर घाटी को छोड़ के टेररिज्म बाकी इंडिया में फैलाइए, और दूसरा काम ये लगाया कि आप थोड़े से बंदे अफ़गानिस्तान में भेजिए, क्योंकि US ने 2001 में अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया था, जहाँ पर तालिबान और अलकायदा मिलजुल के बैठे थे, और वहाँ से प्लानिंग हुई थी 9/11 की। तो वहाँ पर अमेरिका ऑपरेशन कर रही थी, और इंडिया उस ऑपरेशंस अमेरिका के दौरान अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा था, सपोर्ट दे रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा था। तो पाकिस्तान की ISI ने बोला कि भैया तुम एक काम करो, तुम पूरा का पूरा ऑपरेशन जो आप कर रहे हो कश्मीर में उसको छोड़ो, पैन इंडिया जाके अपना बेस बनाना शुरू करो। उसमें समय लगेगा, थोड़ा सा कूल डाउन इफेक्ट हो जाएगा, तो अमेरिका को भी और इंडिया को भी लगेगा कि देखो हमने लश्कर को सपोर्ट करना बंद कर दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इंडिया को अफ़गानिस्तान में टारगेट करो, बगल में ही है, लॉलेस कंट्री है, कोई वहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं। तो लश्कर तो डाइवर्ट हो गई 5-7 साल के लिए। अब जैश ए मोहम्मद जो है उसने मना कर दिया अफ़गानिस्तान जाने के लिए। उसने कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे, और उसने कहा हमें पैन इंडिया भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दोस्तों जैश ए मोहम्मद ने अपना प्रेजेंस कश्मीर में बना के रखा, और जैसे ही वो 2001 के बाद जो स्पेस लश्कर ने थोड़ी बहुत छोड़ी, मैं ये नहीं कहूँगा कि लश्कर ने सारी स्पेस कश्मीर में छोड़ी, पर जो थोड़ी बहुत स्पेस छोड़ी उस स्पेस में जैश ए मोहम्मद एंटर कर गया।
2009-10 तक जब तक अमेरिका का ऑपरेशन चला, इनफैक्ट 2011-12 तक भी ये बोलना गलत नहीं होगा कि जब तक अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को नहीं मारा, तब तक जैश ए मोहम्मद कश्मीर घाटी में छोटे छोटे इंसिडेंट्स करता रहता था, लाइमलाइट में बना रहता था। लश्कर पैन इंडिया भी गेम खेल रहा था और साथ ही में अफ़गानिस्तान में भी भारत के खिलाफ गेम खेल रहा था। दोस्तों, ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद 2012-13 के बाद जो है स्थिति बदलने लग गई। 2012-13 के बाद जब ओसामा बिन लादेन मर गया, यूएस के अंदर भी एक थॉट प्रोसेस आ गया कि अब हम रिट्रीट करने जा रहे हैं, अब हम छोड़ के जा रहे हैं अफ़गानिस्तान। उस दौरान दोस्तों ये हुआ कि अफ़गानिस्तान से अपने ऑपरेशंस को वाइंड अप करके लश्कर ने बोला मैं वापस आ रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर। और दिक्कत ये थी कि दोस्तों जो लश्कर स्पेस क्रिएट करके गया था वो पिछले 7-8-9 सालों को अगर आप ऑब्जर्व करें तो उस स्पेस को फिल कर लिया था जैश ए मोहम्मद। अब जैश ए मोहम्मद और लश्कर के बीच में बड़ी कॉन्फ्रंटेशन हुई 2013 से लेके 2018-19 तक। और 2013-14 से लेके 18-19 तक लश्कर और जैश ए मोहम्मद कंपटीशन में एक दूसरे के साथ स्पेस क्रिएट करने के लिए कश्मीर में लड़ते रहे। अच्छा, अब क्योंकि हमने हिजबुल मुजाहिदीन को भी एक तरीके से न्यूट्रलाइज करा था, मैंने आपको बताया, पर दोस्तों हिजबुल मुजाहिदीन का वो सेकंड स्टेप याद करो जो मैंने आपको बोला था, जिसमें हमने अपने कश्मीरी आवाम को बोला था कि भाई आप पॉलिटिकल पावर टेस्ट कर लो, और अगर आप थोड़ी सी पॉलिटिकल पावर टेस्ट कर लोगे तो प्रॉबेबली आप वो पाकिस्तान के नैरेटिव को बाय नहीं करोगे। दोस्तों 2014-15 से जब से बीजेपी की सरकार सेंटर में आई, उस समय आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा कैंपेन चालू किया। इस प्रोपोगेंडा कैंपेन में उसने उन हिजबुल मुजाहिदीन के पुराने एक्स पॉलिटिशियन, एक्स टेररिस्ट्स को बोलना शुरू किया जो कि कश्मीरी थे कि देखो हिंदू फासिस्ट सरकार आ गई है भारत में, आपको लड़ना होगा। साथ ही में लश्कर वापस एंट्री मार रही थी कश्मीर में, जैश ए मोहम्मद वो स्पेस छोड़ने को रेडी नहीं था, आईएसआई हिजबुल को उकसाने लग गई। तो दोस्तों 2015-16 में जो कश्मीर घाटी में हुआ, वहाँ पर एक बंदे का नाम आपने सुना होगा, बुरहान वानी, वो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर आ गया था। पूरे टेररिज्म की ये इंडस्ट्री में बड़ी कन्फ्यूजन हो गई कि यार हिजबुल तो अपन ने न्यूट्रलाइज कर दिया था, पर ये रिवाइव कैसे हुआ। बट अब आप समझेंगे कि वो कैसे हुआ। तो हिजबुल का वो कमांडर बना बुरहान वानी, उसको प्रोवोक करके उकसा के एक बहुत बड़ा लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने वाला था पाकिस्तान। बिपिन रावत आर्मी चीफ थे, उन्होंने पकड़ के ऑपरेशन जैकबूट चलाया, अजीत डोवल के लीडरशिप में ठोक दिया उसको। बुरहान वानी मरा, हिजबुल मुजाहिदीन की वो जो लीडरशिप फुदक रही थी बाहर आने के लिए, अंडे के छिलके से बाहर निकलने के लिए, तुरंत मर गई, ख़त्म हो गई। पर लश्कर जैश ए मोहम्मद दोस्तों 2018 तक कंपटीशन में लड़ते रहे। इसीलिए 2018 तक जो हम देख रहे हैं कि पठानकोट में हुआ, इधर उधर जितनी जगह पर वो अटैक्स हुए जो लोकलाइज्ड कश्मीर में अटैक्स थे, उसमें कभी लश्कर का नाम आता था तो कभी जैश का नाम आता था। अब भारत सरकार इस चीज़ को लेके बड़ी परेशान थी। भारत सरकार ने बुरहान वानी को मार के कम से कम हिजबुल की वो लीडरशिप का रिवाइवल तो ख़त्म कर दिया, पर अजीत डोवल के मन में ये था कि भाई अब मैं लश्कर जैश ए मोहम्मद को ख़त्म करने के लिए क्या करूं। 2019 में राजनाथ सिंह, अमित शाह, मोदी, साथ ही में उस समय अजीत डोवल, इन लोगों ने एक मीटिंग करके डिसीजन लिया, आर्टिकल 370 जो अनुच्छेद 376 है भारत की संविधान में, उस अनुच्छेद 370 को हटाया जाए। इसको हटाने से भारत की ट्रूप्स को यूनियन टेरिटरी अगर कश्मीर को बना दिया जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस डायरेक्टली भेज पाएगी, और अगर एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोर्सेस वहाँ भेज दी तो एक ऐसा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पूरे वैली में क्रिएट हो जाएगा कश्मीर के कि लश्कर जैश ए मोहम्मद जो हैं इनका रिवाइवल ख़त्म कर देंगे हम। अब दोस्तों हुआ ये कि 2019 में जब अनुच्छेद 370 एब्रोगेट किया गया, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया कश्मीर को,
और वहाँ पर डिप्लॉय की गई सेंट्रल फोर्सेस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, RNAW, इंडियन आर्मी, इन लोगों ने एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन बनाने की कोशिश करी कश्मीर में, जिसके थ्रू हमारा ऑब्जेक्टिव अब ये था कि हम लश्कर और जैश को न्यूट्रलाइज करें। और अब क्योंकि कश्मीर डायरेक्टली यूनियन के कंट्रोल में था, तो दोस्तों अगर लश्कर और जैश ए मोहम्मद किसी भी तरीके की कोई हरकत करते कश्मीर घाटी में, तो भूलना नहीं कि पाकिस्तान को ये समझ आ गया था कि यूनियन गवर्नमेंट उसको इंटरनेशनली इंस्टेंट लेवल पे प्रोपोगेट करेगी। अभी तक कश्मीर में समस्या ये होती थी कि अगर कभी हम किसी टेररिस्ट ग्रुप को, जो कि पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड वाले होते थे, अगर उनको कभी इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया रेज करती थी, UN के प्लेटफॉर्म पे, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस वगैरह कहीं पे, तो सरप्राइजिंग बात है कि हमारे यहाँ के कश्मीरी नेताओं को जलन होने लग जाती थी। फारूक अब्दुल्ला, उसके पूरे परिवार से, इन सबको एक तरीके से जलन होती थी। महबूबा मुफ्ती को जलन होती थी। इन लोगों को सडनली बहुत जलन होने लग जाती थी कि भाई आप इन लोगों को क्यों बदनाम कर रहे हैं वहाँ पे, अरे तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं। अब जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया, अब आप वो देखो दोस्तों कि वो यूनियन टेरिटरी बन गई। जैसे ही वो यूनियन टेरिटरी बनी, कश्मीर पूरा इलाका, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना फोर्सेस लगा दिए वहाँ पे। पाकिस्तान को ये बात समझ आ गई। पाकिस्तान को लगा कि भैया अब हमारी पाली हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो तो एक तरीके से एलिमिनेट हो गई। हम लोग जिन पॉलिटिशियंस को सपोर्ट भी करते थे, जिनके थ्रू प्रोपोगेंडा, काउंटर प्रोपोगेंडा करवाने की कोशिश करते थे, वो भी ख़त्म हो गए। तो पाकिस्तान ने दोस्तों 2019 के बाद, क्योंकि 2 साल कोरोना क्राइसिस आ गया 2020-21 में, खेल बदल दिया। लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद को बोला कि यार अब आप 2 चीज़ें करो। पहली बात, आप डायरेक्टली कश्मीर में मत जाओ, और दूसरी बात, आप फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करो, और ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे क्रिएट करो जो कि सेकुलर दिखें, इस्लामिक ना दिखें। और अगर ये इस्लामिक नहीं दिखेंगे ना, तो भारत खड़े हो गए ये नहीं बोल पाएगा कि पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में 2020-21 में दोस्तों क्या होता है कि लश्कर तैयबा एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और उसका नाम रखती है TRF, जिसको कहते हैं द रेजिस्टेंस फ्रंट। और सेम तरीके से जैश ए मोहम्मद एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसका नाम रखते हैं पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, PAFF। और दोस्तों 2019-20 से पूरे कोविड क्राइसिस के दौरान और तब से लेके आज तक, अगर कश्मीर घाटी में कोई आतंकवादी संगठन आज की डेट में खुलेआम घूमता है, तो आयरॉनिकल बात ये है कि वो लश्कर और जैश ए मोहम्मद के लोग नहीं होते। उन्हीं के क्रिएटेड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के, द रेजिस्टेंस फ्रंट जो लश्कर का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट जो जैश ए मोहम्मद का क्रिएटेड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लोग घूमते हैं। दोस्तों हाल ही में, अब आप इस बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए समझो कि जो पुंछ में अभी टेररिस्ट अटैक हुआ, इस अटैक में 3 चीज़ें हुई। पहला, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट ने, और उसने बोला कि इस अटैक के पीछे हम लोग हैं। और दोस्तों पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जैश का, और जैश को वो सपोर्ट करने वाली ISI। तो अब आप 3 लेयर्ड अप्रोच देखो कश्मीर में, कि लेयर नंबर 1 है ISI, वो सपोर्ट कर रही है जैश को। जैश ने क्रिएट किया पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट। पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट ने क्लेम करा रिस्पॉन्सिबिलिटी पुंछ टेरर अटैक की, यानी कि ये काम जैश ए मोहम्मद और ISI का हैंडीवर्क है। ये तीसरा एक्टिविटी कश्मीर में हुई। और तीसरी चीज़ दोस्तों देखो कि पुंछ में ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ, इसका दूसरा सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर पता है क्या है? पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट ने, क्योंकि उन्होंने ये इंसिडेंट प्लान किया, दोस्तों उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड करा।
उन्होंने उस स्पेसिफिक बिम्बर गली वाली सड़क पे वहां पर बकायदा कैमराज इंस्टॉल करके उस इंसिडेंट को रिकॉर्ड करा। और हैरानजनक बात देखिए दोस्तों कि जब ये इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट के बाद भारत सरकार ने बोला कि भाई वो गाड़ियों के ऊपर हमला इसके लिए वजह से हुआ क्योंकि उस हमले के दौरान मौसम की स्थिति खराब थी और बरसात हो रही थी और फॉग थी। पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट ने तुरंत ट्विटर पे आके ये बात बोल दी कि कोई फॉग वॉग नहीं थी, कोई भारत की तरफ से जो ये बोला जा रहा है ये केवल झूठ है कि भाई वहाँ पर मौसम खराब था। मौसम भी खराब नहीं था, बाकायदा हल्की फुल्की धूप थी। दोस्तों, इस नैरेटिव को चैलेंज करने की ऑडेसिटी जो पाकिस्तान ने करी, वो सबसे बड़ी ऑडेसिटी ये थी कि इन्होंने पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया। और आप मानेंगे नहीं दोस्तों कि पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ये तक बोल दिया कि भारत सरकार झूठ बोल रही है कि बरसात हुई नहीं है, और हमारे पास वीडियो है पूरे इंसिडेंट का, हम रिलीज कर देंगे वीडियो उसको प्रूव करने के लिए कि कोई बरसात नहीं थी, भारत सरकार झूठ बोल रही है। और उसके बाद भारत सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई टिप्पणी भी नहीं आई। हमने पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट को काउंटर नहीं किया कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, बरसात हुई उस दिन उस स्पेसिफिक मोमेंट पे जब ये इंसिडेंट हुआ। दोस्तों, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जो आने वाला ये टेररिज्म का फ्यूचर हम देख रहे हैं कश्मीर में, ये इतना अनफॉर्चुनेट है कि एक टेररिस्ट ग्रुप जो एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बना के ऑपरेट कर रहा है, वो आज की डेट में टेररिस्ट अटैक को वीडियोग्राफी कर रहा है और बोल रहा है, थ्रेटन कर रहा है कि हम इसको ट्विटर पे लीक कर देंगे। अगर ट्विटर पे हमने हटवा भी दिया दोस्तों, तो सोशल मीडिया पे ये पूरा प्रोलिफरेट करके इसको भेज देगा पूरे भारत में। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है दोस्तों, कि जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है अभी पूंछ अटैक की, जिसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अभी सामने आई है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अवेटेड है क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस और आरएनएडब्ल्यू की टीम्स भी लगी हुई हैं इस इन्वेस्टिगेशन में। और जब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी तो तब और खुलासे होंगे। पर दोस्तों, एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ये बात बोलती है कि जो इलाका जहाँ पर ये टेररिस्ट अटैक पूंछ में बिम्बर गली के पास हुआ, उस बिम्बर गली के पास जब ये टेररिस्ट अटैक उस गाड़ी के ऊपर हुआ, उस गाड़ी में जो हर तरफ से चारों तरफ से बुलेट्स की बमबारी हुई, ये बुलेट्स आर्मोर्ड पियर्सिंग बुलेट्स हैं। दोस्तों, कश्मीर घाटी में जो गाड़ियों का प्रयोग होता है ना, वो आर्मोर्ड गाड़ियाँ होती हैं। उसमें बहुत स्पेसिफिक प्रकार के मेटल का प्रयोग किया जाता है जिसमें बुलेट पियर्स ना कर पाए, क्योंकि आप अगर एक वोलेटाइल टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको अपने मैन पावर को बचाना है। हमने ऑब्जर्व किया कि आर्मोर्ड पियर्सिंग टेक्नोलॉजी वाली बुलेट्स का प्रयोग किया गया। और दोस्तों, हैरानजनक बात यह है कि ये सारी बुलेट्स बनी है चाइना में। दोस्तों, ये पहली बार कश्मीर घाटी में चीज़ देखने को मिली है कि चाइना की बनी हुई बुलेट्स, उसका प्रयोग कश्मीर में पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड एक टेररिस्ट ग्रुप ने किया है। दोस्तों, पिछले 30 साल के कश्मीर के आतंकवाद के इतिहास में ये पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, ये जो इंसिडेंट पूंछ का हुआ है, ये भारत के लिए बहुत ही एक ख़तरनाक सिग्नल है। ये ख़तरनाक सिग्नल दोस्तों इसलिए है क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट में एक वीडियोग्राफी हुई है जो कि पहले कभी नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि ये वीडियोग्राफी करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया होगा, और अगर इतने कॉन्फिडेंस से एक टेररिस्ट ग्रुप भारत सरकार को चैलेंज कर रहा है कि मैं टेररिस्ट इंसिडेंट की पूरी वीडियो लीक करके बता दूंगा कि मौसम ख़राब नहीं था, तो ये एडवांस्ड मिनिएचर कैमरास का जो प्रयोग किया गया बिम्बर गली के इलाके में, ये कैमरास डेफिनेटली नंबर 1 चाइना से आए। दूसरा दोस्तों, कि यहाँ पर ये जो आर्मोर्ड पियर्सिंग बुलेट्स पाई गई, कश्मीर घाटी में पहली बार हुआ है कि चाइनीज़ मेड वेपन्स या चाइनीज़ मेड बुलेट्स का प्रयोग भारत में पाकिस्तान के थ्रू किया गया देखा जा रहा है। और तीसरा दोस्तों, भूलिएगा मत कि कश्मीर घाटी के लिए
आने वाले फ्यूचर में ये परिस्थिति गंभीर करेगा कि अभी तक जो गेम पाकिस्तान इकलौता खुद खेलता हुआ आया था, अब ये गेम खेला जाएगा चाइना की मदद से। और दोस्तों, अगर चाइना आज की डेट में कश्मीर घाटी में आतंकवाद बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ कूद पड़ा, तो भारत की सुरक्षा कश्मीर में बहुत ज़्यादा हार्म होने वाली है। और इसको टैकल करने के लिए एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कश्मीर घाटी का जो फ्यूचर है ना दोस्तों, उसमें अब पाकिस्तान एक इकलौता प्लेयर नहीं, चाइना की एंट्री जो दिख रही है, ये आगे आने वाले समय में किस तरीके से अनफोल्ड होगी, इस चीज़ के ट्रेंड्स अब हमें ऑब्ज़र्व बहुत केयरफुली करने होंगे अगर हमें अपने कश्मीर में वायलेंस को और कैजुअलिटीज़ को मिनिमाइज़ करना है। धन्यवाद।